हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप भाई। आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स की एक और वीडियो में, जिसमें अपन भाई खत्म करने वाले चैप्टर कौन सा, डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड वाला जो चैप्टर था, चैप्टर बेटा उसको अपन पूरी तरीके से वन शॉट में भाई खत्म करने वाले हैं, जिसमें एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई बने रहना लास्ट तक इस वीडियो में, खड़ा खड़े रहना, अपन पूरे कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। सबसे पहली बात तो भाई देखो, अपन जो अभी चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, एडी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ये सब पढ़े थे। ठीक है, तो उन सब वो उसी चैप्टर में भी एक टॉपिक निकल कर आता है कि भाई तीन प्रकार की क्या होती हैं सिचुएशंस अपने सामने निकल कर आती है डिमांड की। ठीक है, मैक्रो लेवल पर, किस पे बेटा, मैक्रो लेवल पर। ठीक, नहीं तो तुम सोचो माइक्रो में तो इंडिविजुअल वो पढ़ा था, ये मैक्रो लेवल पर तीन प्रकार की डिमांड निकल कर आती है। सबसे पहली होती है बेटा सफिशिएंट डिमांड, फिर होती है डेफिसिट डिमांड, और फिर होती है बेटा एक्सेस डिमांड। ठीक, तो भैया नाम से कुछ समझ में आ रहा है, सफिशिएंट डिमांड। सफिशिएंट डिमांड मतलब भैया क्या, पर्याप्त, पर्याप्त डिमांड है, मतलब जितनी डिमांड है एग्रीगेट डिमांड, आई रिपीट, जितनी एग्रीगेट डिमांड है उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई है, तो उसको बेटा क्या बोला जाता है, सफिशिएंट डिमांड बोला जाता है। और इसका मतलब ये वहां पर सभी लोगों को अच्छे से फुल एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है। ठीक, क्या बोल रहे हैं बेटा, व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट द लेवल ऑफ नेशनल इनकम वेयर द इंटायर रिसोर्स ऑफ अ कंट्री गेट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ऐसा पॉइंट जहां पर भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हैं और वहां पर सभी लोगों को अपना रोजगार भी मिल गया है, तो उसी को बेटा क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इट इज नोन एज इक्विलिब्रियम एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट और सफिशिएंट डिमांड। इसी को बेटा क्या बोला जाता है, लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम बोला जाता है और सफिशिएंट डिमांड भी बोला जाता है। लेकिन अब भैया एक और चीज निकल कर आती है सामने, एक्सेस डिमांड। अब इसमें क्या होता है, एक्सेस डिमांड रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। जब भैया एग्रीगेट डिमांड, नाम से समझ आ रहा है एक्सेस डिमांड, मतलब डिमांड ज्यादा हो गई है किससे, सप्लाई से। ठीक, लेकिन एक मिनट आगे देखो क्या लिखा है, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। और इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है लेकिन फिर भी ये क्या है, डिमांड ज्यादा हो गई है। ठीक, आगे क्या बोल रहे हैं, इट इज द एक्सेस ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ओवर द वैल्यू ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक, आगे क्या बोल रहे हैं, एक्सेस डिमांड गिव राइज टू एन इन्फ्लेशन गैप। भैया एक्सेस डिमांड से होता क्या भैया, इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है। ठीक है, चलो देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, कहा गया इन्फ्लेशनरी गैप मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप रिफर्स टू द गैप बाय व्हिच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड। एक्चुअल जो डिमांड रहती है वो ज्यादा हो जाती है जितनी एक्चुअल में रिक्वायर्ड होनी चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, मतलब भाई फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए था जहां पर, जिस डिमांड पर, लेकिन डिमांड उससे भी ऊपर पहुंच जाती है। आगे भी क्या बोल रहे हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी गैप आर इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ फिगर। अपन इसके उससे फिगर से समझ सकते हैं। ठीक है भाई, देखो यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता, ये एएस और ये एडी, यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर क्या हो गया, उसके ऊपर चले गया डिमांड। ठीक है, तो ये जो डिमांड बढ़ गई इसको भी क्या बोला गया, क्या इन्फ्लेशनरी गैप बोला जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि देखो जब डिमांड बढ़ जाती है ना, ठीक है भाई, कोई एक चीज है उसको खरीदने के 10 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है भैया, कोई बोलेगा मैं 2 रुपए दूंगा, कोई बोलेगा 4, मैं बोलूंगा 6, तो भैया उससे क्या हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, चलो अब इसका भी वो लोग बोल रहे हैं रीजन क्या है एक्सेस डिमांड के, तो सबसे पहला रीजन क्या है, राइज इन क्या प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के खर्च करने की जो प्रोपेंसिटी है वो बढ़ जाती है, तो जिसके कारण भी क्या होता है, एक्सेस डिमांड बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट, रिडक्शन इन टैक्सेस, सरकार ने टैक्स कम कर दिया तो लोगों ने खर्चा बढ़ा दिया, समझ में ही बात, इसलिए एक्सेस डिमांड बढ़ जाती है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, भैया सरकार ने एक्सपेंडिचर करना क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो जिसके कारण भी क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। सरकार बहुत बड़े लेवल पे खर्चा करती है, बहुत बड़े लेवल पर डिमांड करती है। ठीक है, तो ये रीजन है भैया एक्सेस डिमांड के, है ना। देन इसका और भी क्या भैया, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट सेक्टर है, कंपनी वगैरह, उन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो जिसके कारण भी क्या हो सकती है, डिमांड बढ़ सकती है। फिर इसका फॉल इन इंपोर्ट्स, जो इंपोर्ट है मतलब हमारे देश के लोग जो बाहर से बुलवाते थे वो क्या हो गया, कम हो गया, वो क्या हो गया भैया, कम हो गया। ठीक, उसके कारण भी क्या हो सकता है, एक्सेस डिमांड हो सकती है। देन इसका राइज इन एक्सपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, मतलब बाहर के लोग हमारे यहाँ की चीज ज्यादा खरीदने लग गए, तो भी डिमांड क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। क्लियर। देन इसका टेक ओवर डेफिसिट फाइनेंसिंग, एक्सेस डिमांड में बी कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई कॉज्ड बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग, जो कंट्री डेफिसिट फाइनेंसिंग करवा लेती है, ठीक है, मतलब और पैसा छपवा लेना, ठीक, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, और महंगाई बढ़ सकती है। अब बेटा ये एक्सेस डिमांड के प्रभाव क्या होंगे, तो भैया सबसे पहले प्रभाव बेटा इफेक्ट ऑन आउटपुट, आउटपुट मतलब जो सामान बन के रखा हुआ है वो। बेटा एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज
इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बेटा आउटपुट पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो कंट्री वो पहले से क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट, एंड देयर इज नो आइडल कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, और कोई भी आइडल कैपेसिटी अब बची नहीं, ठीक है। कंपनी मतलब जो कंट्री है उसमें सब लोग फुल एम्प्लॉयड हो चुके हैं, रिसोर्सेज भी, इंसान भी, सब। अब उससे ज्यादा डिमांड मतलब उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, है ना। तो भी आउटपुट पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ बढ़ाना पड़ेगा हमको, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा पड़ेगा नहीं। बेटा इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा, तो देयर विल बी नो चेंज, इसमें भी कोई चेंज होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया जो कंट्री वो पहले से ही लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है, सबको फुल एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है, एज द इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक। देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, ठीक है। हाँ लेकिन उस डिमांड को बनाने के लिए, बराबर करने के लिए हमको बढ़ाना पड़ सकता है, ठीक। देन इसका क्या बोल रहे हैं, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, भैया जो चीजों के दाम हैं, ठीक है, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बेटा एक्सेस डिमांड लीड्स टू राइज इन, अभी मैंने बताया था, जनरल प्राइस, ठीक है, नोन एज इन्फ्लेशन। एक चीज है 10 लोग खरीदने वाले हैं तो वही जाहिर से तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अब अपन बात करते हैं डेफिसिट डिमांड, ठीक। तो डेफिसिट डिमांड में भैया सबसे पहले क्या है इसका मीनिंग, तो नाम से कुछ समझ में आ रहा है, डिमांड डेफिसिट हो गई, मतलब डिमांड क्या होगी, कम हो गई, ठीक है, क्लियर भैया। When the aggregate demand is less than the aggregate supply, जब एग्रीगेट डिमांड से एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, उसको भी क्या बोला जाता है, डेफिसिट डिमांड बोला जाता है। डेफिसिट डिमांड refers to a situation where aggregate demand is less than the aggregate supply corresponding to the full employment level of economy। इकोनॉमी में लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट ऊपर था, लेकिन उसके पहले ही डिमांड क्या हो गई, डिमांड और एएस टकरा गए, ठीक। क्या बोल रहे भैया, इट गिव राइज टू डिफ्लेशनरी गैप, और इसके कारण क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप आता है। अब डिफ्लेशनरी गैप क्या भैया, डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड। जो एक्चुअल डिमांड है ना वो कम पड़ जाती है जितनी असल में रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ठीक, ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट बन सके, है ना। हमारे कंट्री भैया एडी और एस यहां टकराते ना तो हमारी क्या हो जाता, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल जाता, ठीक है। लेकिन हमारी भी ये डिमांड क्या हो गई, पहली थोड़ी सी कम, पहले ही टकरा गई, ठीक है। तो इसको भी क्या बोलता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप आर शोन इन फिगर। इसमें बताया गया भैया क्या बोल रहे हैं, ये देखो, ये तो एएस की लाइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेटा एडी की लाइन असल में क्या बोलते हैं, ये ऊपर होनी चाहिए थी, ऊपर होनी चाहिए थी, यहां पर सब लोग को फुल एम्प्लॉयमेंट मिलता, लेकिन उसके पहले ही डिमांड क्या हो गई, टकरा गई, क्लियर। चल तो इसको भी क्या बोलाता है, ये हो गया डिफ्लेशनरी गैप, क्लियर बेटा। चल अब अपन आते हैं रीजन क्या है डेफिसिट डिमांड के, तो ये सबसे पहले रीजन क्या है, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोगों के खरीदने की क्षमता में, खाने की क्षमता में क्या आ गई, कमी आ गई, तो इसलिए उन लोगों ने डिमांड कम कर दी, ठीक। देन इसका इंक्रीज इन टैक्सेस, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए तो लोग क्यों खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, डिमांड कम हो गई। फिर इसका डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार ने खर्चा जब कम कर दिया तो बड़े लेवल पर खर्चा कम हो गया, तो उसके कारण भी डिमांड कम हो सकती है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिर गया, जो कंपनी है उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना ही बंद कर दिया, प्राइवेट कंपनियों ने। देन इसका क्या, राइज इन इंपोर्ट, हमारा इंपोर्ट बढ़ गया, हम लोगों ने दूसरे देशों से सामान बुलवाना चालू कर दिया, तो यहाँ की डिमांड तो जाहिर से कम होगी भाई। या फिर क्या बोलते हैं, फॉल इन एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट है विदेश के लोगों ने हमारे यहाँ से डिमांड करना क्या कर दी, बंद कर दी, तो यहाँ की डिमांड अपने आप कम होगी, क्लियर। तो ये क्या भैया रीजंस है, ठीक। अब बात करते हुए ये इंपैक्ट क्या होंगे डेफिसिट डिमांड के, तो डेफिसिट डिमांड का सबसे पहले इंपैक्ट बेटा क्या होगा, इफेक्ट ऑन आउटपुट क्या होगा, ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट डिमांड, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, देयर विल बी एन इंक्रीज इन द इन्वेंटरी स्टॉक, भैया स्टॉक में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। आगे बोल रहे हैं इट विल फोर्स द फर्म, ये फोर्स करेगा फर्म को फॉर लेजर्स प्रोडक्शन, क्या, फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड, एज अ रिजल्ट प्लांट आउटपुट विल फॉल, तो भैया प्लांट आउटपुट क्या होने लगेगा भैया, गिरने लग जाएगा, ठीक। जब डिमांड ही नहीं है तो फिर कम करना पड़ेगा। बेटा इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा, जब भैया डेफिसिट डिमांड है तो उसके कारण बेटा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज इन द इकोनॉमी ड्यू टू क्या, फॉल इन प्राइस, भैया इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं हो जाएगा, बढ़ सकता है, ठीक। चलो देन इसका क्या बोल रहे हैं, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल में क्या होगा, तो वो भी गिर जाएंगे, ठीक है। तो सीधी बात है ये सब इसमें क्या होंगे, डेफिसिट डिमांड में ये सारी चीजें ऑलमोस्ट गिर जाती हैं, ठीक है, और उसमें वो सारी चीजें ऑलमोस्ट बढ़ जाती हैं, ठीक है, इंपैक्ट में बता रहा हूं, ठीक है। यही तीन चीजें डेफिसिट डिमांड में कम होंगी और यही तीनों चीजें उसमें जो क्या नाम है एक्सेस डिमांड उसमें बढ़ जाएंगी। चलो अब भैया अपन बात करते हैं एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड में बीच में डिफरेंस, खड़ा खड़े जल्दी से। मीनिंग सबसे पहले अपन मीनिंग कर चुके हैं, एडी जब ज्यादा होता है एस से, इसमें बेटा एडी कम होता है एस से। देन इसका क्या, इन्फ्लेशनरी गैप, इससे इन्फ्लेशनरी गैप आता है और इससे डिफ्लेशनरी गैप आता है। इक्विलिब्रियम लेवल, तो बेटा इट इंडिकेट्स ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बताता है, ठीक है, जबकि बेटा अंडर
एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बताता है। फिर इसका भैया रीजन, इट इज अकर ड्यू टू एक्सेस डिमांड। जब एक्सेस डिमांड ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते तो होता है। इट अकर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एंटिसिपेटेड डिमांड, हमारी एंटिसिपेटेड डिमांड कम हो रह गई उसके कारण होता है। बेटा इंपैक्ट ऑन आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट क्या होगा इम्पैक्ट, इट डज नॉट अफेक्ट द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी पे ज्यादा ऐसा कुछ पड़ने वाला नहीं है, ठीक। लेकिन इसमें क्या लिखा होता है, इट लीड्स टू फॉल इन द आउटपुट, और इससे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट सब गिरने वाला है। बेटा इंपैक्ट ऑन प्राइस, प्राइस पे क्या असर पड़ेगा, महंगे हो जाएंगे। इस पे प्राइस पे क्या असर पड़ेगा, सस्ते हो जाएंगे, डिफ्लेशनरी हो जाएगा। अब बेटा ये एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को अपन कंट्रोल कैसे करें, तो सबसे पहले मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, सबसे पहले बेटा चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। आप भैया गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में क्या करो भैया, कहीं ना कहीं चेंज करो। बेटा क्या लिखा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट थे, याद हो तो, ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो बेटा जी जो है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। दिस मेजर्स इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड इट इज टर्म्ड एज एक्सपेंडिचर पॉलिसी। ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आता है वो फाइनेंशियल पॉलिसी के, फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आता है, और इसमें हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर पॉलिसी के नाम से हम जानते हैं। ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंड्स ह्यूज अमाउंट ऑन पब्लिक वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन, रोड, फ्लाईओवर, ये सब बनाती है सरकार, तो ये सब उसमें खर्चे आते हैं। तो अब होना क्या है, करना क्या है, तो बेटा क्या करना है, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल रिड्यूस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अगर एग्रीगेट डिमांड को कम करना है तो भैया सरकार की इन चीजों को क्या कर दो, खर्चों को कम कर दो, ठीक है। एंड हेल्प टू करेक्ट इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ताकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर को क्या करा जा सके, कम करा जा सके, और एक्सेस डिमांड को भी सही करा जा सके। लेकिन अब अगर भी अपन मान लो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देंगे तो उससे क्या होगा भैया, विल राइज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण बेटा अपना डिफ्लेशनरी गैप या फिर डेफिसिट डिमांड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सीधी बात है, इन्फ्लेशन टाइम पर सरकार की खर्चों को कम कर दो, और डिफ्लेशन डेफिसिट वगैरह के टाइम पर भी सरकार के खर्चों को क्या कर दो, बढ़ा दो, ठीक। अब बेटा चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, जो उधार देने की जो चीजें हैं उसमें सरकार क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, ठीक है। आरबीआई जो उधार देती है ना, ठीक, उनमें क्या कर सकती है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देती है, कमर्शियल बैंक अपन लोग को उधार देती है, तो कमर्शियल बैंक के जो लोगों को उधार देती है, आरबीआई उसको चेंज करवाना चाहती है, अवेलेबिलिटी, उनके लोगों के हाथ में आसानी से पैसा या तो जाए या तो ना जाए, उसको बोला जाता है अवेलेबिलिटी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। आरबीआई ही क्रेडिट कंट्रोल करती है और मनी सप्लाई भी करती है इंडिया में थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से। तो एक तो था फिस्कल पॉलिसी जो सरकार के उसमें हाथ में रहती है, और एक मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के हाथ में रहती है। इट इज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन, ये दोनों आरबीआई के हाथ में है, ठीक। चलो अब भाई क्या लिखा हुआ है, अगर 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 भाई अगर मान लो देश में इन्फ्लेशन चल रहा है, एक्सेस डिमांड चल रही है, तो बेटा आरबीआई को क्या कर देना चाहिए, अपने सारे ये क्रेडिट वालों को क्या कर देना चाहिए, अवेलेबिलिटी को रिड्यूस कर देना चाहिए, ठीक है। जो भी क्रेडिट अवेलेबिलिटी है उसको कम कर दे। और अगर भैया क्या चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, मतलब डेफिसिट डिमांड चल रही है, तो उसमें बेटा आरबीआई को क्या कर देना चाहिए, अपने जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी उसको बढ़ा देना चाहिए। चलो अब अपन आते भैया क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पर, है ना। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पर अपन आते हैं, खड़ा खड़ा जल्दी से। सबसे पहले बेटा क्या लिखा हुआ है, दीज इंस्ट्रूमेंट एम टू इन्फ्लुएंस द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये जो भी अपन पढ़ रहे हैं ये सारी चीज तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। एक मिनट में ये एक्सेस डिमांड को भी सही करने के 2 तरीके थे बेटा, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में सरकार के एक्सपेंडिचर और टैक्स वगैरह था, है ना, वैसे ही इसमें भी फिस्कल पॉलिसी में सरकार की एक्सपेंडिचर और टैक्स था, क्लियर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्सेस डिमांड को सही करने के और डेफिसिट डिमांड को सही करने के दोनों के 2 तरीके हैं, एक तो फिस्कल पॉलिसी और एक तो मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में भैया अगर हमको एक्सेस डिमांड को सही करना है तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर दो और टैक्स को बढ़ा दो। अगर डेफिसिट डिमांड को सही करना है, मतलब बहुत मंदी हो गई मार्केट में, तो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर को बढ़ा दो या फिर टैक्सों को कम कर दो। एक ये हो गया फिस्कल, ये क्या होगा भैया, फिस्कल। अब अपन बात करें मॉनेटरी, क्या भैया, मॉनेटरी। देखो मॉनेटरी में 2 है, एक है बेटा क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब इनके अंदर अपने को मेन पढ़ना है, इनके अंदर क्या क्या रहता है, ठीक है। मैं बस तुमको मेन टॉपिक पढ़ाऊंगा और वहीं पर बता दूंगा कि एक्सेस डिमांड में क्या करना है और डेफिसिट डिमांड में क्या करना है। बस तुमको मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब समझना ये अपना टॉपिक ये कहां से आया, ठीक। अब इधर सुने, सबसे पहले भैया बैंक रेट, क्या भैया, बैंक रेट। तो देखो बैंक रेट ये सब अपन जो मनी एंड बैंकिंग वाला जो चैप्टर था, बैंकिंग वाला चैप्टर, उसमें अपन पढ़ चुके थे। बेटा बैंक रेट क्या होता है, वो रेट जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या देती है,
लोन देती है, ठीक है। तो अब उसमें होगा क्या बेटा, अगर एक्सेस डिमांड है तो ये रेट बढ़ जाता है, और अगर डेफिसिट डिमांड है तो ये रेट कम हो जाता है। फिर इसका बेटा रेपो रेट, रेपो रेट भी क्या था भैया, रेपो रेट भी सेम वही था जिस रेट पर भी आरबीआई क्या देती है, कमर्शियल बैंक को क्या देती है, लोन देती है, ठीक है। लेकिन उन दोनों में बेटा फर्क था, ठीक है। उसमें भैया बैंक रेट में कोलेटरल सिक्योरिटी क्या रहता था, नहीं रहता था शायद, है ना, और इसमें रहता है। देन इसका क्या बोल रहे हैं, एक्सेस डिमांड में सेम वही चीज, ये रेट बढ़ जाएगा और डेफिसिट डिमांड में ये रेपो रेट क्या जाएगा, कम हो जाएगा। देन इसका रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में भी क्या होगा, एक्सेस डिमांड सेम वही चीज, रिवर्स रेपो रेट होता क्या पहले तो वो देखो। रिवर्स रेपो रेट मतलब जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा आता है, कमर्शियल बैंकों के पास, तो वो आरबीआई के पास अपना पैसा सेव के तौर पर रख देती है कि सेव कर लेंगी वो, ठीक है, सेविंग कर लेंगी, लेकिन उस पर आरबीआई को ब्याज देना पड़ता है, तो उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। अब एक्सेस डिमांड है तो ये रेट बढ़ जाएगा, डेफिसिट डिमांड को अगर सही करना है तो इस रेट को कम कर दो। बेटा लीगल कहते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है, जिसमें दो होते हैं, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर मतलब भैया कैश रिजर्व रेशियो, वो पैसा जो कमर्शियल बैंकों को रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, ठीक है। और एसएलआर मतलब वो पैसे जो कमर्शियल बैंकों को खुद के पास रखना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो किसी कस्टमर ने 100 रुपए डिपॉजिट करे तो उसमें से भी मान लो 3 रुपए आरबीआई को देने ही पड़ेंगे, और 25 रुपए हो सकता है खुद के पास उसको रखने ही पड़ेंगे परमानेंट तौर पर, ठीक है। बाकी का पैसा वो क्या कर सकती है, लोन वगैरह दे सकती है, तो उसको बेटा बोला जाता है सीआरआर और एसएलआर। तो जाहिर सी बात है, देखो एक्सेस डिमांड अगर है, महंगाई बहुत है, तो बेटा आरबीआई इन रेटों को बढ़ा देती है, ठीक है, ताकि कमर्शियल बैंक कम लोन दे। और अगर भैया डेफिसिट डिमांड है तो भैया आरबीआई क्या कर देगी, इन रेटों को कम कर देगी, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या दे, लोन दे। फिर बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है भैया, सरकार अपने ही शेयर वगैरह जो रहती है, मतलब जो आरबीआई है वो शेयर और बॉन्ड वगैरह जो रहती है किसके, गवर्नमेंट हो गए, वो बेटा मार्केट से क्या करती है, या तो खरीदती है या तो बेच देती है। तो अब भैया अगर एक्सेस डिमांड है तो आरबीआई बेच देगी, क्या कर देगी, बेच देगी, और जब बेच देगी तो सारा पैसा तुम लोग का क्या आएगा, आरबीआई के पास आएगा। अब कर लो खर्चा कहां से करोगे। और जब डेफिसिट डिमांड चलती है तो आरबीआई बेटा उन्हीं चीजों को कर लेती है, परचेस कर लेती है, तो पैसा तुमको दे दिया और वो सामान खरीद लिया, तो अब तुम्हारे हाथ में पैसा ही आता है, तो तुम भयंकर खर्च करते हो। अब बेटा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या था भैया, तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले बेटा दीज इंस्ट्रूमेंट एम टू रेगुलेट डायरेक्शन, सिर्फ क्रेडिट को डायरेक्शन देने का क्या करते हैं ये लोग काम करते हैं। इसमें सबसे पहले होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब बेटा क्या था, तुमको लोन चाहिए 2 लाख का, लेकिन कमर्शियल बैंक क्या करवाएगी, आपसे 5 लाख रुपए की चीज मान लो गिरवी रखवाएगी, तो ये जो 3 लाख का जो गैप है इसको बोला जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो अब ये आरबीआई क्या करती है, अगर महंगाई चल रही है तो ये मार्जिन और बढ़ा देगी, ताकि अब तुम लोन लोगे ही नहीं, और जब लोन नहीं लोगे तो तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं आएगा, तुम खर्च नहीं करोगे। और डेफिसिट डिमांड अगर चल रही है मार्केट में बहुत, तो आरबीआई इसको मार्जिन को कम कर देता है, ताकि तुम लोग खटाखट लोन ले लो और आसानी से भी खर्च करो। मोरल सुएशन मतलब ये क्या होता है, सरकार मनाती है, वो सरकार बोल रहा हूँ, आरबीआई मनाती है कमर्शियल बैंक को, क्या देखो प्लीज यार इन लोग को लोन मत दो, इन लोग को लोन मत दो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, और फिर प्रेशर क्रिएट करती है। अगर वो मानते रहेंगे बातों से तो प्रेशर क्रिएट करती है, ठीक। चलो देन इसका भैया एक लास्ट बेटा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मतलब आरबीआई बोलती है कमर्शियल बैंकों से कुछ सिलेक्टेड जो सेक्टर है उन्हीं को लोन दो और इतना इतना लोन दो, ठीक है। उनपे कोटा फिक्स कर देती है कि इन्हीं को लोन देना है और इतना इतना ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। तो ये कुछ तरीके हैं डेफिसिट डिमांड को कम ज्यादा करने के। अब एक मिनट, अब अपन बात करते हैं, ये अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां तक सारे खत्म हो गए बेटा, ठीक है। अब नॉर्मल कुछ एक आध टॉपिक बच्चे वो अपन देख लेते हैं बेटा, एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। बेटा 3 सेक्टर इकोनॉमी में डिमांड, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड क्या होगा, तो देखो भाई कुछ नहीं है, 3 सेक्टर में मतलब क्या होगा, एक तो सी होगा मतलब कंज्यूमर कंजम्पशन हम लोग, इन्वेस्टमेंट मतलब ये प्राइवेट सेक्टर, और जी मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। ये 3 लोग मिलकर भी ये करेंगे। अब इस 3 सेक्टर मॉडल में क्या बनाएंगे, एग्रीगेट डिमांड बनाएंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ ये विद द इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, अब न्यू एडी क्या होगा, देखो पहले एडी ये था, ठीक है, सी प्लस आई, लेकिन अब जब गवर्नमेंट भी आ गई तो जाहिर सी बात है डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब बेटा एडी क्या है, ऊपर वाला है एडी 1, तो ये बता रहे हैं लाइज अबव द ओल्ड, तो ये बस इतना बता रहे हैं कि ये जो पुराना एडी है उससे नया एडी कहाँ आएगा, ऊपर ही आएगा, क्योंकि जी उसमें मिल गया है, ठीक है। फिर इसका रेमेडी फॉर डेफिसिट डिमांड, भैया अगर डेफिसिट डिमांड को कम करना है तो क्या करेंगे, द डेफिसिट डिमांड कैन बी करेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द एग्रीगेट डिमांड बाय एन अमाउंट इक्वल टू द डिफ्लेशनरी गैप। जितना डिफ्लेशनरी गैप आया है उतने से भी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दो, ठीक है। ये जो भैया देखो ये डिफ्लेशनरी गैप है, हमारी डिमांड यहाँ थी लेकिन असल में डिमांड असल में डिमांड यहाँ है, लेकिन पहले भी ये क्या होगी, वो मिल गई, तो उसको भी कम करने के लिए हमको करना पड़ेगा, उसको डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। सीधी बात है, ये जो डिफ्लेशनरी गैप आया है, ठीक है, तो भाई फुल एम्प्लॉयमेंट यहां पर होना चाहिए था लेकिन यहां पर आ गया, ठीक, तो हमको बढ़ाना पड़ेगा, उतने से एग्रीगेट डिमांड को
बढ़ाना पड़ेगा। ये एक्सेस डिमांड को कैसे सही करना है बेटा अपने को, तो भैया टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड द एग्रीगेट डिमांड हैज टू रिड्यूस। भैया जो एक्सेस डिमांड है, भैया डिमांड यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन ऊपर चली गई, ठीक है, गवर्नमेंट के कारण ऊपर चली गई, तो बेटा वो जो गैप आया इन्फ्लेशनरी गैप, तो उतने से हमको क्या करना पड़ेगा, डिमांड को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब अपना था भैया पूरा इस वाले चैप्टर में, ज्यादा कोई बड़ा चैप्टर नहीं था। ठीक, ये अपना बेटा पूरा 3 चैप्टर जो अपन ने पढ़े हैं लाइन से, ठीक है, उन सबको मिलाकर एक पूरा चैप्टर बनता है। ठीक है, अपने को बहुत टुकड़ों टुकड़ों में तोड़कर बताया गया था ताकि डिटेल में हम एक एक कॉन्सेप्ट समझ सकें। क्लियर है बेटा? ठीक, इसी तरीके से भाई अपन अपनी और भी सारे जो सब्जेक्ट्स भी है वो सारे सब्जेक्ट अपन खत्म करेंगे। ठीक है, सबकी प्लेलिस्ट धीरे धीरे बनती आएंगी। बस आपसे भी क्या चाहिए, आपका भाई सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट करते रहें। ठीक, इसी तरीके से प्यार दिखाते रहें, चैनल को भाई सब्सक्राइब करके आया करो, जो भी डाउट वगैरह रहते बेटा कमेंट जरूर करा करो। ठीक है, आपका भाई हमेशा रेडी है आपको जवाब देने के लिए। क्लियर भाई? थैंक यू।